दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो लखनऊ की कॉलेज में पढ़ने वाले तीन दोस्तों की है। रोहित, सोनू और विशाल। ये तीनों दोस्तों के बीच एक शर्त लगती है कि जो भी हिम्मत वाला है वो आज रात को इस कब्रिस्तान में समय बिताएगा। क्योंकि वो जिस कब्रिस्तान में रुकने जा रहे थे वो कब्रिस्तान कोई नॉर्मल कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि 1857 में वहां पर अंग्रेजों को मारकर दफनाया गया था। तो जो विशाल होता है वो बोलता है कि मैं आज रात को इस कब्रिस्तान में रुकूंगा। फिर अगले दिन ऐसा ही होता है, वो कॉलेज चले जाते हैं और कॉलेज से आते हुए वो सीधा ही कब्रिस्तान में आ जाते हैं। उस वक्त रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, रात के करीब 1-1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। वो इस कब्रिस्तान में आते हैं और कब्रिस्तान की हालत वो देखते हैं तो इतनी बुरी थी। उस कब्रिस्तान की सारी दीवारें टूट गई थी और सभी जगह दरारें आ रही थी, जैसे कि कोई भी उस कब्रिस्तान में आसानी से जा सकता था। वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर आस पास तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। और जो बाहर इक्का दुक्का गाड़ियां चल रही थी वो भी अब चलना बंद हो गई थी। उस चारों तरफ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, रात के 1 बज चुके थे, कहीं से कोई आवाजें नहीं आ रही थी। उस कब्रिस्तान में तीनों दोस्त अकेले आपस में बातें करते हुए कि आज रात को कौन इस कब्रिस्तान में रुकेगा। विशाल ने पहले ही बोल दिया था कि मैं आज रात को इस कब्रिस्तान में रुकूंगा। तो विशाल जो होता है वो सोनू को बोलता है कि ठीक है, मैं कल तुम्हें मिलता हूँ, वो भी जिंदा सही सलामत। तो जो सोनू होता है वो कहता है कि तू जिंदा बचा तभी तो अगले दिन तू हमसे मिलेगा। तो वो ध्यान देते हैं कि जो रोहित है वो उस कब्रिस्तान में खड़ा होकर सभी कब्रों को बहुत ही ध्यान से देख रहा है और उनके नामों को पढ़ रहा है, बड़बड़ा रहा है उनके नामों को पढ़कर। तो जो विशाल होता है वो बोलता है कि इसका बस चले तो वो कब्र में से लड़की को निकाले और बोले कि आप बहुत सुंदर हो, ये लो फूल। क्या मजाक चल रहा है, ये कब्रिस्तान में यहाँ पर कोई लड़कियां नहीं है। जो रोहित इतने ध्यान से देख रहा है सभी कब्रों को। तो फिर रोहित जो होता है वो बोलता है कि अरे यार, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले यहाँ पर अंजलि के साथ आया था। तो ये जो कब्र है थॉमस है की, ये कब्र आखिरी में थी तो आगे कैसे आ गई। रोहित बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने इस कबर पर बैठकर अंजलि को फूल दिया था और कुछ फूल की पत्तियां यहाँ पर गिर चुकी थी। वो कहता है तो एक पल में जो सोनू और विशाल होते हैं वो भी सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कबर एक जगह से दूसरी जगह आ गई हो। वो भी थोड़ा सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था, क्योंकि जो थॉमस हैक की कब्र थी वो आगे आ चुकी थी और उस पर कुछ फूल की पत्तियां भी पड़ी हुई थी जो कि मुरझाई हुई थी। तभी विशाल बोलता है कि अरे तुम सब मुझे डराओ मत, और वैसे भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज रात को मैं इस कब्रिस्तान में रुकूंगा और तुमको अगले दिन मिलता हूँ। फिर वो सोनू और रोहित को बोलता है कि तुम चले जाओ और मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। सोनू और रोहित भी वहां से आपस में बात करते हुए ये वहां से चले जाते हैं। विशाल उन्हें देखता है जाते हुए पर कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद विशाल उस कब्रिस्तान में अकेला था। वो थॉमस हैक की कब्र पर बैठ जाता है और वहां पर बैठकर कुछ घासें होती हैं, उन घासों को तोड़ने लगता है। वो हर जगह कब्रिस्तान में अपनी नजरें घुमा रहा था। तभी एक कब्र में से हाथ बाहर निकल कर आया और विशाल को अपनी तरफ खींचकर ले गया। विशाल ने देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। उसने अपने हाथों पर देखा तो हाथों पर खरोच के निशान थे, उसमें से खून आ रहे थे। पर उसके आस पास कोई भी नहीं था। और तभी विशाल के आंखों के सामने धुआं आ जाता है। देखते ही देखते वो धुआं बहुत ही ज्यादा भयानक बदल जाता है और उस धुएं में विशाल को कुछ भी नहीं दिखाई देता। विशाल को लगा जैसे कि उस धुएं में गोलियां और तलवारें चल रही है उसके आंखों के सामने, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानियों के जो भारतीय सिपाही है वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे हैं और अंग्रेजों के तलवार और बंदूकों से अंग्रेजों को ही मार रहे हैं। उसके सामने बिल्कुल ऐसा सीन क्रिएट हो गया था। तभी फिर से वो धुआं विशाल की तरफ आया और ऐसा लगा जैसे विशाल के पीछे से किसी ने विशाल को जोर से धक्का दिया और विशाल जमीन पर गिर गया।
विशाल पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर सोनू और रोहित थे। सोनू और रोहित को देखकर विशाल के अंदर थोड़ी हिम्मत आती है, और फिर विशाल सोनू को बोलता है कि यहाँ से चलो, मैं इस कब्रिस्तान में नहीं रुकूंगा, क्योंकि यहाँ जो कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। मतलब वो अपने दोस्तों को बता भी नहीं सकता था कि उसने अपने आंखों से क्या देखा, क्योंकि उसके दोस्त उस पर विश्वास नहीं करने वाले थे, क्योंकि कोई नॉर्मल बात नहीं थी कि हर कोई विशाल की बातों पर विश्वास कर ले। तो उस वक्त जो विशाल होता है वो सोनू और रोहित को कुछ नहीं बताता, और फिर कहता है कि चलो यहाँ से, और वैसे भी मुझे इस कब्रिस्तान में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और तुम्हारे भी हाथ इतने ज्यादा ठंडे हो गए हैं। तो जो सोनू होता है वो बोलता है कि नहीं यार, तू कितना डरपोक है, इतना ही डरपोक है तो इस रात को कब्रिस्तान में क्यों रुकने की बात कर रहा था। फिर जो विशाल होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस यहाँ से चलो। पर वो सोनू और रोहित बात नहीं मानते, और सोनू जो होता है वो विशाल का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अरे यार डर मत, आज रात को हम भी यहाँ पर रुकने वाले हैं तेरे साथ पूरी रात। तो विशाल मानता नहीं है, विशाल बोलता है कि नहीं, मुझे जाना है तो जाना है इस कब्रिस्तान से। तभी रोहित एक रस्सी बनाता है, उस रस्सी से विशाल के गले में डाल देता है उस रस्सी को, और विशाल को खींचने लगता है। विशाल जमीन पर घसीटता घसीटता रोहित के पास आ जाता है, और रोहित को ऐसा देख कर विशाल बोलता है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मेरे साथ ये क्या कर रहा है। वो बहुत बार उसे बोलता है कि तू मेरे साथ ये क्या कर रहा है, लेकिन जो रोहित होता है वो उसकी बात नहीं मानता है, और फिर उसको एक पेड़ से लटका देते हैं। पर उस समय विशाल जिंदा था, उसे लटका देते हैं। और विशाल सोनू को बोलता है कि तू रोहित को समझाता क्यों नहीं है, ये क्या कर रहा है, और वैसे भी हम तीनों दोस्त हैं, और मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उस टाइम विशाल पेड़ पर लटक कर बहुत ज्यादा तड़प रहा था, लेकिन फिर भी उन दोनों को दया नहीं आ रही थी। तो लास्ट में आखिरी में रोहित बोलता है कि तू जो हमें समझ रहा है वो हम नहीं है, और वैसे भी तू मरने वाला है तो तुझे हम सच्चाई बता देते हैं। मैं थॉमस हैक हूँ और ये मेरा सिपाही है। उस वक्त विशाल को कुछ समझ में नहीं आया कि उस टाइम की बात आज उसके आंखों के सामने कैसे दिख रही है। थॉमस हैक जिंदा कैसे हो सकते हैं और ये सिपाही उनके साथ कैसे है। उस टाइम विशाल की भी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई थी, वो बहुत ज्यादा डर गया था, और उस पेड़ पर लटक कर बहुत ज्यादा तड़प रहा था। उसे तड़पता देख उन दोनों के दिल में थोड़ी सी भी रहम नहीं आई, और उन्होंने अपनी तलवार और बंदूक से उसके शरीर को छल्ली छल्ली कर दिया था, उसे मार दिया था। अब विशाल मर चुका था। और फिर अगले दिन वहां पर उस कब्रिस्तान में पुलिस और मीडिया आती है, तो विशाल को देखते हैं, उसकी हालत देखते हैं, तो वो पेड़ से लटका हुआ था। और तभी सोनू और रोहित भी वहां पर आ जाते हैं। वहां पर भीड़ देखकर उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और वो उस भीड़ के अंदर जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि पेड़ पर विशाल की लाश लटक रही है। दोनों के दोनों बहुत जोर से चिल्लाते हैं और रोने लगते हैं। तभी पुलिस को लगा कि ये उसके जान पहचान वाले हैं, तो वो जो सोनू और रोहित होते हैं वो उस लाश के पास उन दोनों को जाने देते हैं। सोनू और रोहित की रूह कांप गई थी उस विशाल की लाश को देखकर, क्योंकि वो लाश बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जो विशाल की आंखें थी वो बाहर आ चुकी थी और वहां पर गड्ढे बन चुके थे। उसके शरीर पर कहीं पर भी कोई निशान नहीं था, कोई भी जरा सा भी एक भी निशान नहीं था। लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए विशाल की लाश को भेजा गया, तो उस रिपोर्ट में आया कि बेशक बाहर से कोई भी निशान नहीं है, लेकिन अंदर से विशाल का पूरा शरीर छल्ली हो चुका है। पेशियां जो है वो फट चुकी है, हड्डियां कट चुकी है। उस समय पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को मानने के अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं था,
और पुलिस को भी ये समझ में नहीं आया कि विशाल के साथ हुआ क्या, और उस समय की वो गुत्थियां पुलिस सुलझा भी नहीं सकी। फिर कई सालों के बाद जो रोहित और सोनू थे, उनकी भी लाश उस कब्रिस्तान में मिली, ठीक वैसे ही जैसे कि विशाल की मिली थी। उनके भी शरीर पर कोई निशान नहीं थे, लेकिन जब उनका भी पोस्टमार्टम कराया गया तो बिल्कुल वैसा ही निकला जैसे कि विशाल की लाश में निकली थी। बाहर से कोई भी निशान नहीं था, पर अंदर से पूरे बॉडी को नुकसान पहुंचाया गया था। पुलिस को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई जो विशाल के साथ हुआ और विशाल के उन दो दोस्तों के साथ हुआ। और आज भी लखनऊ के उस पुलिस स्टेशन में वो फाइल दर्ज है और उस पर धूल जम चुकी है, लेकिन आज तक उस कब्रिस्तान का रहस्य और उस लाश का रहस्य किसी को भी नहीं पता चला जो कि उस रात को उन तीनों दोस्तों के साथ हुआ था। पर अब सरकार ने उस कब्रिस्तान के चारों दीवारों को बनवा दिया और वहां पर लाइट की सुविधा करवा दी है, लेकिन फिर भी रात के वक्त वहां पर कोई भी आने से डरता है और वहां से कोई भी रात के वक्त नहीं गुजरता है, क्योंकि उस टाइम की जो तीन दोस्तों के साथ वो सारी घटना हुई थी वो सभी मीडिया और रिपोर्टर्स के पास पहुंच चुकी थी। सब जगह हड़कंप मच चुका था, इसलिए रात के वक्त उस कब्रिस्तान के आसपास कोई भी नहीं जाता था। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी जो उन तीन दोस्तों के साथ उस कब्रिस्तान में हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मिलते हैं एक और नए हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।